Hello guys, welcome to our channel Reality Reveal। इस वीडियो में हम यूपीएससी गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक सिलेबस और पीवाईक्यूज कैसे आते हैं उस पर फोकस करेंगे। खास करके ये भी देखेंगे कि वन पेजर नोट्स कैसे बनते हैं और किस डायमेंशन में यूपीएससी के पैटर्न पे नोट्स कैसे बनाए जाएं। को मार्केट में बहुत सारे नोट्स उपलब्ध हैं, उनको पढ़ने से बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है, हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स जो लास्ट में आप खुद से वन पेजर बनाते हैं उनको बनाने के लिए और उनसे पीवाईक्यूज सॉल्व करके और पीवाईक्यूज के थ्रू हम कैसे मतलब वन पेजर नोट्स को किस डायमेंशन में ले जा सकते हैं, इस चीज़ को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले ये गवर्नेंस का आपको सिलेबस दिख रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस का सिलेबस है क्योंकि हम गवर्नेंस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद मेजॉरिटी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, और जैसे छोटे छोटे हैं टॉपिक मगर उनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे मार्क्स मतलब में पूछे जाते हैं। जैसे सोसाइटी भी एक कम मतलब बच्चों द्वारा पढ़े जाना वाला सिलेबस है। जैसे कि बच्चे ज़्यादा फोकस पॉलिटी पे करते रहते, लक्ष्मीकांत रिवीजन मारते रहते, इससे यूपीएससी क्लियर नहीं होता है। आपके फिर लास्ट में वही एवरेज मार्क्स आते हैं अगर आपका मेंस निकल भी गया। तो इस पूरे वीडियो बनाने का बेसिस जो है, पहला नंबर तो हम सिलेबस देखेंगे, फिर पीवाईक्यूज देखेंगे। पीवाईक्यूज के थ्रू डायमेंशन जनरेट करेंगे कि किस डायमेंशन में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि दूसरे डायमेंशन में हम जा कर के पढ़ें जो हमारे कोचिंगों द्वारा या फिर कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नोट्स में दिए हैं। वैसे नहीं, हम खुद के वन पे और फिर लास्ट में हम अपने खुद के वन पेजर नोट्स भी बनाएंगे। तो पहले हमें सिलेबस देखना होगा। देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरवेंशन, वेरियस सेक्टर के बारे में पूछ रहा है। और दूसरे में देखो, मेन मेन मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। दूसरे में पूछ रहा है एनजीओस, फिर एसएसजीज आपको तैयार करने हैं, या फिर वेरियस अदर ग्रुप जो एसोसिएशन है जो डोनर्स चैरिटीज वगैरह करते हैं उनके बारे में, और उनके स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं उनके बारे में यूपीएससी पूछता है। वल्नरेबल सेक्शन देख रहे हो ना, वल्नरेबल सेक्शन में कौन कौन आता है? चाइल्ड, वुमेन, एल्डर्स, और फिर लोअर कास्ट, एस सी एस टीज, ये सब वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। इनके बारे में मतलब इनसे रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स वगैरह क्या है, और इंस्टीट्यूशन और लीगल लॉज क्या क्या हैं उनके बारे में पूछता है। बॉडीज, एंड देन ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में क्या इशू है, गवर्नेंस, एजुकेशन में गवर्नेंस में क्या इशू है। और गवर्नेंस का तो ये देखो सेपरेट दिया हुआ है। में ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए, ई गवर्नेंस क्या होता है, उसके एप्लीकेशन, उसका मॉडल, और लिमिटेशन देख रहे हो, सक्सेसेस एंड लिमिटेशन। फिर सिटीजन चार्टर एक टॉपिक बनता है। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। ओके, तो ये यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है, इसे हम डिकोड करेंगे तो कैसे ये बन के आएगा, आइए नेक्स्ट स्लाइड में वो देखते हैं। तो कुछ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने उस यूपीएससी सिलेबस को डिकोड करके टॉपिक वाइज मैनर में लिख दिया है। इस सिलेबस को पहले आप ढंग से पढ़िए, इससे आपको ये पता चलेगा कि किन किन टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और किन पर हमें वन पेजर नोट्स बनाने चाहिए। जैसे कि गवर्नेंस पे, व्हाट इज गवर्नेंस, ठीक, गवर्नेंस के इम्पोर्टेंट, गवर्नेंस ना हो तो क्या होगा, गवर्नेंस को और कैसे इफेक्टिवनेस बनाया जाए, और गवर्नेंस कैसे गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट होता है। ई गवर्नेंस का क्या रोल है, देख रहे हो। फिर कारपोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब हम जैसे प्राइवेट एरिया हो गया या पीएसयूज में जो गवर्नेंस के मेजर्स होते हैं या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं उनके बारे में। एनजीओज देखो, पीछे हमने स्लाइड में देखा हुआ था, सेपरेट टॉपिक लिख दिया। प्रेशर ग्रुप कैसे मतलब
क्या है रोल इनका अपने सोसाइटी में, उसके बारे में, गवर्नेंस में क्या है उसके बारे में देखेंगे। एसएसजीज पीछे हमने देखा ही था, उसको सेपरेट टॉपिक के रूप में लिख दिया है। माइक्रो फाइनेंस भी एक टॉपिक बन के आता है, इसको भी बताऊंगा ये इनडायरेक्टली कैसे, हाँ डायरेक्टली था उसमें लिखा हुआ। सिटीजन चार्टर भी डायरेक्टली मेंशन है उसमें। आरटीआई डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के थ्रू जो निकल के आता है वो इनडायरेक्ट वे में आरटीआई ही होता है। सोशल ऑडिट ये भी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाले कीवर्ड से लिंक कर सकते हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म ये तो डायरेक्ट ही हुआ, जो पीछे सिविल सर्विस रोल इन डेमोक्रेसी लिखा हुआ था उसके बारे में। फिर प्रिजनर्स रिफॉर्म ये तो मतलब नॉर्मल सा इनडायरेक्टली वे में निकल के आया एक आध क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। ये आधार जो है, आधार कार्ड, इसको हम यहाँ से ई गवर्नेंस से ज़्यादा लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जैम ट्रिनिटी आपने सुना होगा, जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाह रहे थे। तो जिस और आधार के थ्रू जैसे हम राशन कार्ड वगैरह बंटवाते हैं, तो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का ही पार्ट होता है, तो इसलिए हम आधार कार्ड को ई गवर्नेंस से लिंक करके देखेंगे। फिर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स वगैरह थी ना, पॉलिसीज एंड मेजर्स, तो गवर्नमेंट स्कीम। तो मतलब कुल मिला के ये मोटे मोटे टॉपिक हैं जिनमें हमें यूपीएससी का गवर्नेंस के वन पेजर नोट्स भी तैयार करने हैं, और इनमें इनके डायमेंशंस जो मल्टी डायमेंशन यूपीएससी पूछती है उसके बारे में हमें लिखना है, ना कि जो मोटी मोटी किताबें होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह की, आप देखे होंगे 200-250 पेज की किताबें, उनको मतलब ना उनको समराइज करना है, और ना क्या कहते हैं उनको बार बार आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। जब आपको एक पेपर से दूसरे पेपर में मात्र बीच में 2-2.5 घंटे का टाइम मिले और आपको फटाक से वन पेजर में रिवाइज करना हो, तो इतना छोटा सा ये वन पेजर आप बनाइए, आपका मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हेडिंग में आपकी पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। और ये लगभग मेरे ख्याल से जहाँ तक है 30 पेज शायद से लग जाए बनाने में, उससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा में रेयर केस में 30 पेज बन के आएंगे, नहीं तो 20 में ही हो जाएंगे, और आप मतलब 200-250 पेज की बुक से बच जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि पहले हम, हाँ ये एक चीज़ और, पहले हम एसएसजी से शुरू कर रहे हैं। तो एसएसजी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं पहले ये देखिए। एक 2014 में पूछा गया है, दूसरा 2013 में भी एक पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया है, और कई क्वेश्चन 18 में भी हैं, 19 में भी हैं। मैंने उन्हें इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो डायरेक्ट एसएसजी से रिलेटेड नहीं है, वो किसी और टॉपिक से लिंक करके बनाए गए हैं। उनको मैं आगे चल के जैसे जैसे वो टॉपिक आएंगे और यहाँ से हम ये पढ़कर गए रहेंगे, तो फिर उसको एसएसजी से लिंक करके भी मतलब बाद में उस टॉपिक में देख लेंगे। अभी के लिए केवल 3 ही थे क्वेश्चन जो मुझे नज़र आए, ये तीनों पीवाईक्यूज हैं, और ये डायरेक्ट एसएसजीज को मतलब बारे में पूछ रहे हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स हो गए, उनके इम्पैक्ट कॉजेस, तो इनके बारे में हम डायरेक्टली जानेंगे और इनका डायरेक्टली सॉल्यूशन भी देखेंगे, और इन पे वन पेजर नोट्स कैसे डिफाइन करेंगे वो भी देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ एफएसजीज इन रूरल एरियाज इज प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज फेसिंग सोशियो कल्चरल हर्डर, एग्जामिन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, पहली बात तो ये बोल रहा है कि रूरल एरिया में एसएसजीज को अगर पेनिट्रेशन मिलता है तो उससे डेवलपमेंट प्रोग्राम में मतलब वो प्रमोट करते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं। मगर मेन ये तो इनडायरेक्टली पूछ रहा है, क्वेश्चन में दो डिमांड है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। आप देखेंगे ये जो प्रमोट कर रहा है इसको एक प्रकार से ये अलग इनडायरेक्ट डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड आपकी ये वाली है। सोशियो इकोनॉमिक हर्डल क्या क्या है आपके मतलब एसएसजीज में, तो इसमें दो डिमांड निकल के आ रही हैं, एक इनडायरेक्ट ये वाली, एक डायरेक्ट ये वाली। तो आपको दोनों को एड्रेस करना है, मगर आपको जो इनडायरेक्ट डिमांड है उसको आप हब एंड स्पोक मॉडल किसी डायग्राम के थ्रू छोटे से डायग्राम से आप डिफाइन कर दें, क्योंकि 200 वर्ड में है, तो अगर आप इस पे भी लिखने बैठेंगे, इस पे भी लिखने बैठेंगे,
तो कुल मिला के आपको 200 वर्ड में मात्र 2.5 पेज मिलते हैं भरने के लिए। तो ये जाके आपका कहीं 3 पेज में खत्म होगा, 3 या 3.5 भी लग सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आप लिखने में अच्छे नहीं है तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट वे में प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन वाला जो पार्ट है इसको इनडायरेक्ट वे में देखेंगे, और डायरेक्ट वे में सोशियो इकोनॉमिक कल्चर हर्डर जो है इस वाले पार्ट को देखेंगे। बाकी की ये जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इनको कवर करने के बाद हम इनसे मतलब ये भी चेक करेंगे कि हमें किस किस डायमेंशन में 1 पेजर नोट बनाने चाहिए। जैसे अभी आपको इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि एक तो यहाँ पे प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो कुल मिला के SSGs के डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर रूरल एरिया में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब आपका कुल मिला के इम्पोर्टेंस पे एक 1 पेजर नोट्स का छोटा सा एरिया कवर होना चाहिए, मतलब 1 पेजर नोट्स बने होने चाहिए आपके। ये कहना चाह रहा है आपका 1 पेजर नोट्स ये बना इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। दूसरे में पूछ रहा है हर्डल क्या क्या है, देख रहे हो ना। तो ये बोल रहा है कि चैलेंजेस पे भी आपके नोट्स बने होने चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं आपसे आपका आंसर आराम से बन जाएगा, चैलेंजेस। ओके, 2 चीज आपको यहाँ से पता चली। अब जैसे फिर इसको भी अगर डिकोड करेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी, तो ऐसे ही इसका भी निकल के आएगा। अब इसमें देखो ये एक लिंक करके दे रहा है माइक्रो फाइनेंस से। माइक्रो फाइनेंस थोड़ा माइक्रो क्रेडिट पीछे देखो, माइक्रो फाइनेंस पीछे था सिलेबस में, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि दूसरे क्वेश्चन से लिंक है तो उनको जब माइक्रो फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसके साथ कर लेंगे। अब आगे देखिए फिर क्या दिया है, इमरजेंस ऑफ एसएचजीस इन कंटेम्परेरी टाइम पॉइंट टू स्लो बट स्टडी विड्रॉल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एग्जामिन द रोल, देखो सीधा सीधा पूछ लिया रोल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एसएचजीस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब देखो इसमें आपको एक और चीज मिल गया कि आपको मेजर्स गवर्नमेंट ने एसएचजीस के लिए क्या क्या लिए उन पर भी आपके 1 पेजर नोट्स बने होने चाहिए। और ये जैसे इम्पोर्टेंस यहाँ लिखे थे, ये देख रहे हो इम्पोर्टेंस, यही इम्पोर्टेंस यहाँ आकर के कुछ कुछ रोल से मैच खाने लग गए हैं कि नहीं, आप खुद ही एक बार गेस मारिए कि रोल ऑफ द एसएफजीज इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा था कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम, देख रहे हो कितना मतलब सीधा सीधा मिल रहा है। अगर आप एक्टिविटी पे भी बनाएंगे तो क्या प्रोग्राम, मतलब ये कुल मिला के ये इसका बिगर सेंस है इस वाले का, ये वाला जो है ये इसका बिगर सेंस है। आप अगर इस पे भी लिखेंगे तब भी थोड़ा बहुत पॉइंट आपका इस पे भी जनरेट होके आएगा, और अगर आप इस पे भी लिखे रहेंगे 1 पेजर नोट्स तब भी आपका पॉइंट इस पे भी जनरेट होकर के आएगा। मैं बीच वाले 2013 वाले क्वेश्चन को अभी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको माइक्रो फाइनेंस के साथ फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखो 2014 और 2017 के क्वेश्चन में कैसे लिंक बन रहे हैं, इम्पोर्टेंस के रोल के, ठीक। गवर्नमेंट मेजर्स ये अलग से पूछा गया है। कुल मिला के आपको इन 2 क्वेश्चन से ये पता चला कि आपको एक तो इम्पोर्टेंस पे नोट्स बनाने हैं, दूसरा चैलेंजेस क्या क्या है उस पे नोट्स बनाने हैं, तीसरा गवर्नमेंट मेजर्स क्या क्या है इन पे नोट्स बनाइए, ये 1 पेजर नोट्स। तो आपके डिमांड जो यूपीएससी की होती है वो टैकल होगी। अब आप किसी भी कोचिंग के उसमें जाएंगे तो ऐसे डायरेक्टली उन लोग नहीं दिए रहते, पैराग्राफ वाइज में दिए रहते हैं, बहुत परेशानी होती है उसमें से आपको मतलब निकाल के बनाने के लिए। तो आज के दिन हम मात्र पहला वाला क्वेश्चन, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसे हम देखेंगे कि कैसे डिकोड करके लिखना है, ओके। तो उनसे भी आप 1 पेजर नोट के लिए कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे डिकोड कर रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन ये था ना, पेनिट्रेशन ऑफ एसएफजीस इन रूरल एरियाज प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो मतलब एसएचजीस का रोल क्या है डेवलपमेंट प्रोग्राम में, पार्टिसिपेशन कैसे मतलब वो प्रमोट करते हैं। तो इसमें पहले स्ट्रक्चर में मेन स्ट्रक्चर जो है आपका वो देखो मैंने लिख भी दिया है कि चैलेंजेस पूछ रहा है कि क्या हर्डल फेस कर रहे हैं, पूछा है इनडायरेक्टली चैलेंजेस ही है,
ठीक है, आप मान लो वन पेजर नोट्स में चैलेंजेस के नाम से लिखे हैं, मगर कुल मिला के चैलेंजेस हर्डल ही तो हुआ। ठीक है, तो जब भी आप ये क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे तो आप हर्डल यूज करेंगे, हर्डल इन एसएफजीज, ना कि चैलेंजेस लिखेंगे। ओके, तो आपका जो मेन डिमांड है क्वेश्चन की वो हर्डल इन एसएसजीज है। ओके, मगर इनडायरेक्ट जो डिमांड थी, जैसे शुरू में ही बताया था, प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो वाला उसका इनडायरेक्ट वे में पहले देखो ये फर्स्ट हेडिंग ये बन के आएगी आपकी, देख रहे हो, ये वाली, ये फर्स्ट हेडिंग होगी, ये वाला मेन बॉडी पार्ट है, ये सेकेंड हेडिंग बन के आएगी। इसे आपको हब एंड स्पोक में दिखाना है। ओके, फिर उसके बाद ये देखो सेकेंड हेडिंग में बताया ना, सोशियो इकोनॉमिक हर्डल इन एसएफजीज। ओके, ये पहली हेडिंग, ये दूसरी हेडिंग। अब इन दोनों, ये मेन हेडिंग ये हो गई, उसमें भी आपको सोशियो अलग से, सोशल अलग से दिखाना है, इकोनॉमिक अलग से दिखाना है। अब इनको मैं आपको आगे और चल के बता, और इंट्रो देखो मैंने कैसे बताया, इंट्रो देखो, इंट्रो में मैंने फर्स्ट एसएफजीज डेवलप हुई थी 1972 में, उसको लिख दिया है, या फिर आप एसएफजीज के डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इंट्रो के लिए आप, मैंने फिर से वही फर्स्ट एसएफजी सेवा 1970, शायद से 1972 में, हाँ 2 में स्टार्ट हुई थी। ओके, तो इससे आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये लिख सकते हैं कि मतलब इट्स प्रमोट, सिंस देन इट्स प्रमोट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, क्योंकि इसमें रूरल के लिए स्पेशली मेंशन है, तो आपको रूरल से कुछ लिंक करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस मतलब बॉडी पार्ट में क्या लिखना है आपको, पहले तो आप इसे देखिए, ये आपका हब में बनेगा, आप इसको एक ऐसे सर्कल बनाएंगे, बीच में एक छोटा सा ऐसे सर्कल, ऐसे इस सर्कल में आपको ये वाला पार्ट लिखना है, ये वाला यहाँ लिखा जाएगा। ओके, फिर उसके बाद चारों तरफ आप ऐसे हब एंड स्कोप मॉडल, इसी को बोलते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे। एटलीस्ट 5 पॉइंट ऐसे लिख देना, ना हो तो 4 भी लिख दो, इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है तो जरूरी नहीं है। फिर अब इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, जैसे इस वाले एरो में, इस वाले लाइन में क्या लिखेंगे, और मैं बता रहा हूँ इसमें क्या लिखेंगे, वो देखिए यहाँ नीचे लिखा है। जैसे आपको सोचना कैसे, आप ये भी सोचिए, जैसे एसएसजी में इम्पोर्टेंस, जैसे आपको देखना है, आप पहले सोचिए एसएसजी का इम्पोर्टेंट अपने उसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सोचिए। सिलेबस में क्या है, गवर्नेंस, इकोनॉमी, आप पढ़ते क्या क्या है, सिर्फ सिलेबस को दिमाग में सोचिए। इकोनॉमी, पॉलिटी, पढ़ते क्या क्या है, सोसाइटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक ही पूछा है। ठीक है, तो और मान लो आप और भी जो इन्वायरमेंट में इस मतलब क्या काम हो सकता है, और ज़्यादा आपको सोचना हो तो आप सोच सकते हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, फिर इन्वायरमेंट हो गया। टेक्नोलॉजी में ऐसे जिसका क्या रोल है, जैसे नमो डीडी ड्रोन करके उनकी गवर्नमेंट की स्कीम निकली है, तो ऐसे। मगर यहाँ पे मैंने ज़्यादा पॉइंट ना लिखने के, 5 2 ही 3 लिखना है, तो वैसे नॉर्मली आप सोचिए इकोनॉमी में क्या क्या कर सकते हैं सिर्फ जी, इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे, कुछ भी चीज़, जैसे आप एक ग्रुप बना लिए, ग्रुप में कुछ बनाने लग गए, साथ में मिलके उसको बेचेंगे तो इनकम आएगा। ठीक, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, या जेंडर इक्वालिटी जिसे कहते हैं वो होगी। ठीक है, कैसे होगी, जैसे आप इनकम आपका जनरेट हुआ तो गांव की जो महिलाएं हैं वो बैठी रहती है घर में, उनको पैसे मिलेंगे तो एम्पावरमेंट बढ़ेगा वुमेन का। ठीक है, और फिर आप जैसे गवर्नेंस में क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हूँ मैंने, गवर्नेंस में जैसे एसएचजीज का क्या रोल है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे कई कई एसएचजीज जो होती हैं वो मिड डे मील पे कई बार आके ऑडिटिंग वगैरह करती हैं, मॉनिटरिंग करती हैं उसकी कि ढंग से बढ़ रहा है या नहीं, या फिर सजेशन या फीडबैक देती हैं कि सरकार को कि ऐसे आप बनाएं। तो ये देख रहे हो ना, इनमें से कोई भी एक पॉइंट, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, एक में फिल कर दीजिए किसी भी एक में। ठीक, फिर ये देखो इकोनॉमिक का पॉइंट दिया है, मैंने दिया हुआ है, इनकम अभी बता ही रहा था, सेल्फ रिलायंस प्रमोशन होता है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे प्रमोट होगा, क्रेडिट इनको, अगर ये एसएफजीज हैं तो इनकी बिडिंग पावर अच्छी रहेगी, इनके पास कोलेट्रल होगा तो इनको गवर्नमेंट या फिर बैंक के थ्रू लोन भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके थ्रू इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। ओके, रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, एसएफजीज प्रमोट होंगी तो उन मान लो छोटी सी इंडस्ट्री खड़ी करेंगी रूरल एरिया में, ठीक है, तो उससे जो वहाँ का रॉ मटेरियल होगा वो इनके पास जाएगा, किसान को प्रॉफिट मिलेगा, तो इससे रूरल डेवलपमेंट होगा। और फिर मान लो इनके पास कनेक्टिविटी नहीं है तो ये सड़क वगैरह भी सरकार यहाँ तक इंडस्ट्री तक आने के लिए कनेक्टिविटी बनाएगी सरकार, ठीक है, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया से। तो इस तरह से रूरल डेवलपमेंट होगा। अब सोशल में देखो क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो, जेंडर इक्वेलिटी बढ़ेगी, कास्ट इक्विटी होगी, मतलब कास्ट में जो अनइक्वेलिटी है वो भी कम होगी, ठीक है। अब हर्डल में भी देखो सेम ही चीज, ये सब हो भी रहा है, इसी को जस्ट उल्टा करोगे तो आपको सोशल हर्डल भी निकल के आएंगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो ये क्या प्रमोट कर रहा है, जेंडर इक्वेलिटी, उल्टा कर दो जेंडर इनइक्वेलिटी, देख रहे हो ना, मतलब ये इसमें दिक्कत ही यही है, ये प्रमोशन तो करेगी जेंडर इक्वेलिटी, मगर अभी ही हमारे सोसाइटी में जेंडर इनइक्वेलिटी है। कहने का मतलब पैट्रियार्कल माइंडसेट है लोगों का, जिसकी वजह से अपने यहाँ की जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है एसएसजीस में। कुल मिला के कहना ही यही है। ओके, अब आगे देखो दूसरा देखते हैं। अब देखो रीजनल इम्बैलेंस, जैसे हम वहाँ पर देखे क्या थे, रूरल डेवलपमेंट, उसका अपोजिट करोगे तो ये निकल के आएगा, ये इशू है। रीजनल इम्बैलेंस मतलब एक तरफ में आप यूपी और बिहार को देखो, दूसरी तरफ आप गुजरात और महाराष्ट्र को देखो, खास करके मुंबई वगैरह। अब आप खुद बताओ कि कहाँ पर एसएसजीस ज़्यादा होंगे। हालांकि डाटा के हिसाब से शायद से यूपी में एसएसजीस की संख्या ज़्यादा है, मगर डेवलपमेंट किस एसएसजीस में ज़्यादा होगा या इनकम रेवेन्यू कहाँ जनरेट होके ज़्यादा आएगा, वो बॉम्बे के आसपास आएगा या फिर यूपी में आएगा और बिहार में आएगा, आप खुद ही सोचिए। तो ये इम्बैलेंस जो है, ठीक है, उसके बारे में लिखिए कि रीजनल इम्बैलेंस है। दिखाइए आप एक किसी भी जो हाईएस्ट नंबर में जहाँ पर एसएसजी है वर्सेस करके जहाँ पर लोअर में है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वैल्यू एडिशन वाला पार्ट, सो यहाँ से बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ह्यूज रीजनल इम्बैलेंस इन एसएफजीज एरिया वाइज। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ये आपका वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन में आपको सिर्फ ये लिखना है कि वही सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है एसएसजीज की वर्सेस सबसे कम संख्या कहाँ पर है, तो आपका रीजनल इम्बैलेंस हो गया। फिर इलीट क्लास डोमिनेंसी, ठीक है, इसमें आपको देखो हाँ तीन मतलब फॉर्म होते हैं यूपीएससी के आंसर को लिखने के लिए। एक तो होती है आपका हेडिंग, फिर आपका आर्टिकुलेशन, मतलब आर्गुमेंट आप क्या दे रहे हैं, इसको कैसे एसएफजी से डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एसएफजी में सोशियो जो हर्डल है, हम पीछे हेडिंग डाले थे, ये सोशियो हर्डल के हेडिंग को कैसे प्रूफ करता है। और इस जो आर्गुमेंट आपने दिया, इस आर्गुमेंट को सिद्ध मतलब प्रूफ करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ता है, जिसे वैल्यू एडिशन बोलते हैं। ये वैल्यू एडिशन कैसे इस आर्ग्यूमेंट को फिलअप करता है, समझे। तो आपको तीन चीज हमेशा ध्यान देनी है किसी भी आंसर में लिखते टाइम, एक तो हेडिंग, दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, तो जैसे इलीट क्लास डोमिनेंसी है तो आप ये कह सकते हैं कि सप्रेशन ऑफ या फिर डिप्राइवेशन ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं आप कि सोसाइटी में अभी भी वर्ण सिस्टम अभी भी मतलब एग्जिस्ट करता है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। वैल्यू एडिशन जिसे कहते हैं, एग्जाम्पल वैल्यू एडिशन सेम ही है। फिर उसके बाद देखो इंटरनल कन्फ्लिक्ट में आप क्या लिखेंगे, इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि जो एसएसजीज के अंदर ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं उनके बीच में भी कई बार तकरार हो जाती है चीज़ों को लेकर के, कि नहीं पहले इस एरिया में काम करना है फिर इस एरिया में जाएंगे, तो आपस में ही अपना अपना मतलब कहते नहीं अपना अपना साधना कि मेरा काम अच्छा, मतलब मुझे ज़्यादा सब प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। तो इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते कि इंटर डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट, ये इसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ओके, फिर डिजिटल इलिटरेसी है, तो
फिर इसको आप लिंक करो कि डिजिटल इलिटरेसी है, तो जिससे इनको मतलब कि जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती है या फिर गवर्नमेंट के जो स्कीम्स वगैरह है इनको बरोबर पता नहीं चल पाते, जिसके कारण से इनका मतलब कि विकास नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो इसका आप डिजिटल इलिटरेसी में ये दिखा सकते हैं कि इंडिया में कुछ मैंने डेटा पढ़ा था, उसमें 25% के अप्रॉक्स 25 to 30% अप्रॉक्स पूरे इंडिया में डिजिटल लिटरेसी रेट है। ठीक है, जबकि यूजर्स कुछ 92 मिलियन या बिलियन, हाँ मिलियन में जा रहे हैं। ओके, तो मतलब समझ लो 30% ही मुश्किल से अभी ये अपने इंडिया में ये देखो 30% ही डिजिटल लिटरेसी। अब इतनी कम लिटरेसी होगी तो कहाँ से क्रेडिट वगैरह की अवेलेबिलिटी हो पाएगी इन लोग को, तो ये सब भी इशू है। अब फिर अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कौन सा, इकोनॉमिक हर्डल। मैंने बोला था ना 2 हेडिंग बनेगी, मेन डिमांड है आपकी। और हाँ, इसमें देखो मैंने लगभग कितने 1 2 3 4 पीछे एक था, पांच हेडिंग इसमें कवर कर दिए और पांचों को आर्गुमेंट भी आपको दे दिया, वैल्यू एडिशन भी थोड़ा थोड़ा बताया। और वैल्यू एडिशन आपको और जगह से फेच करना पड़ेगा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट नोट्स से या फिर कहीं और से आप फेच करिए। एक जो नॉर्मल जो स्केलेटन होता है आंसर का, वो मैंने आपको बता दिया, आपको पता भी चल गया कि आंसर कैसे लिखना है। इस पे आपको भी काम करना पड़ेगा वैल्यू एडिशन में। मेरा जो मेजर रोल रहेगा इसमें वो 1 पेजर नोट्स एंड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल कैसे बनेगा, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब इकोनॉमिक हर्डल वाला पार्ट देखते हैं। अब इकोनॉमी में क्या है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी पहला तो यही इशू है, क्रेडिट नहीं मिलता। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, यहीं पर आपने पहले ही एक बार क्रेडिट वाला इशू लिख दिया था थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में। यहाँ डायरेक्ट वे में आप ये लिखोगे कि इनके पास रियल में कोलेट्रल नहीं होता, वुमेन्स वगैरह हो गए या फिर गांव के जो लोकल फार्मर्स वगैरह हो, एसएफजी जो रन कर रहे हैं उनके पास जैसे अपने यहाँ पे जो फार्मर जो हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उनकी परसेंटेज कुछ 85% के आसपास है। तो इतने ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, उनके पास खेती नहीं है, उनको पैसे की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसकी वजह से मतलब अगर वो बैंक के पास पैसे भी मांगने जाते हैं तो बैंक वाले देते नहीं उन्हें। तो सबसे बड़ा यही हो गया, क्रेडिट उनको मिलता नहीं है। ठीक, उसमें आप इसमें वैल्यू एडिशन क्या लिखोगे, वही जो मैंने बोला, अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है, ये आपका वैल्यू एडिशन हो गया। आर्गुमेंट क्या लिखोगे, वही लिखना है, लैक ऑफ कोलेट्रल ऑफ फार्मर्स एंड एसएफजीज, दे डोंट गेट इनफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक, ऐसे कुछ बना के आपको लिखना पड़ेगा आर्गुमेंट। ओके, फिर दूसरे में इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। ठीक है, अब जैसे एसएफजीज कुछ बिजनेस वगैरह रन कर रही है गांव में, तो उनको लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ रोड कनेक्टिविटी, they do not connect with market. Okay, undermines its marketing. ओके, कुछ ऐसा बना के आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर उसके बाद आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दीजिए, जैसे इंडिया की रूरल एरिया में रोड कनेक्टिविटी कितने % पे है, या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी मतलब गांव का क्या कंडीशन है, जैसे पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, उसे भी आप यहाँ वैल्यू एडिशन की तरह एग्जांपल या वैल्यू एडिशन में ऐड कर सकते हो, आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। फिर प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंसी, आपको तो ये पता ही होगा कि रूरल एरिया में अच्छा खासा, मुझे अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, मगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में सब लोग लगे पड़े हैं, वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में उन लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो जैसे मुझे याद आ रहा है कि 40% या 50% एम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरिया की, वो शायद से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ऐसा कुछ डाटा है। आप वो देख लीजिए, उसको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू एडिशन में, है ना। आर्गुमेंट में वही लिख दीजिए कि ह्यूज डिपेंडेंसी फॉर एम्प्लॉयमेंट या फिर ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर प्रिमिटिव स्किल्स, अब ये क्या है, स्किल जो हमारे यहाँ की है उसमें अपग्रेडेशन नहीं हुआ है एसएफजीस में। जैसे एसएफजीस में क्या बनाना है, जैसे पिकल बनाना है, एसएफजीस मिल के बना रही हैं तो पिकल ही चल रहा है, उसको कुछ वैल्यू, अब जैसे एफपीआईज हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, या फिर नए नए केमिकल्स आ रहे हैं जिनके थ्रू उसकी सेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, या फिर
टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो मैनेजमेंट में, तो उन लोग मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे, मार्केट को एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे, प्रिडिक्शन हो पाएगा चीज़ों का, वो सब नहीं कर पाती। तो टेक्नोलॉजी अभी लो लेवल की है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि कुछ भी प्रिमिटिव है तो टेक्नोलॉजी में कुछ भी लिख दो, जैसे पिकल का ही मैंने एक एग्जांपल दिया, तो उसमें ही कुछ बना के आप लिख दीजिएगा। फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अब जैसे इसमें ये AI वाला पार्ट आप ऐड कर सकते हो। अब बताओ कितनी SFGs गांव में है जो AI को यूज़ करेंगी। जैसे ऊपर ही बताया था कि प्रिडिक्शन वगैरह के लिए, मैनेजमेंट के लिए, स्टॉक मैनेजमेंट जो उन्होंने बना के रखा है उसके लिए ये सब नहीं हो पाता। दूसरा एक और चीज़ है, जैसे नमो ड्रोन DD करके अपने प्रधानमंत्री ने जो स्कीम निकाली है, अब कितने लोग गांव में जो लड़कियां हैं वो उसे चला पाती हैं, क्या कहते हैं, ड्रोन को उड़ा पाती हैं। तो ऐसे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी नहीं हुआ है गांव में, तो यहाँ पर वो वाला वैल्यू एडिशन चलेगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ से ये तो पता चल ही गया होगा कि हम क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाना है। और एक लास्ट स्लाइड कि आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है। कंक्लूजन में आपको मतलब एक आपने चैलेंजेस ही बताए हैं पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ही उसमें पूछा गया था, मेन पूछा ही वही गया था। भले आपने शुरू में इम्पोर्टेंस थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में कहा, तो आपको फिर यहाँ पे कंक्लूजन में फाइनल आपको ये बताना चाहिए पड़ेगा कि कैसे इससे मतलब आप वे फॉरवर्ड, आप मतलब फ्यूचर लुकिंग कैसे आपका गुड हो सकता है SFGs को लेकर के। तो जैसे प्रमोशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी, अगर आप लिखिए कंक्लूजन में कि बाय प्रमोशन ऑफ SFGs प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल एरिया बाय फिर उसके बाद आप बाई लिखिए, बाई लिख के डिजिटल लिटरेसी, बाय डिजिटल लिटरेसी, प्रमोशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी, जैम ट्रिनिटी आप समझ रहे हैं ना, वही आधार कार्ड से जो फाइनेंस इंक्लूजन वाला 2016 में कुछ हुआ था, 2014 या 16 में, उसके बारे में। बाय प्रमोशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी, बाय प्रमोशन ऑफ जैम ट्रिनिटी, आपने 2 पॉइंट ऐड कर दिया। और जोग्राफिकल एक्सपांशन ऑफ SFGs, वी कैन इन स्ट्रेंथ और वी कैन अपग्रेड आवर SFGs इफेक्टिवनेस, या फिर कुछ भी लिख दीजिए। तो ये आपका कंक्लूजन जो है फ्यूचर लुकिंग थोड़ा सा बन जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, कई बच्चे इसमें कोट वगैरह भी इंक्लूड करेंगे, कई बच्चे अच्छे अच्छे और कीवर्ड्स डालेंगे, वो भी अच्छी बात है। मैं आपको एक बेसिक, जो बिगनर होंगे अभी, जैसे जो पहला अभी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं आज तक, या फिर लिखते भी हैं तो उनको आर्गूमेंट नहीं आता, तो मैं उनको आर्गूमेंट, वैल्यू एडिशन, क्वेश्चन कैसे तोड़ना है, ये सब सिखाने का काम कर रहा हूँ। बाकी जब एक बार आप बेसिक सीख जाएंगे तो इससे भी अच्छे अच्छे पॉइंट आप जनरेट करके लिखना चालू कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसका अगर पार्ट 2 आपको चाहिए तो कमेंट करें। कमेंट में जितनी जल्दी डिमांड आएगी पार्ट 2 की, मैं वो जो 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं इसके, उन पे जल्द से जल्द क्वेश्चन बना दूंगा। इस वीडियो मतलब ये वीडियो आपका इसलिए ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें मैंने इंट्रो में सिलेबस को भी डिकोड किया था, इसकी वजह से। नहीं तो और जो 2 और भी जो फ्यूचर में आएंगे वो मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होंगी, जिसमें आपको लगभग एक टॉपिक आराम से निपटा दूंगा, जिसमें आपको मतलब हर एक तरह के डायमेंशन, 1 पेजर नोट्स कैसे डिफाइन करने, जैसे आज ही मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस पहले बनाइए, चैलेंजेस के लिए बनाइए नोट्स, उसके बाद फिर क्या था, सोशियो इकोनॉमिक हर्डल है। इन तीनों पे आपके नोट्स बने होंगे, तभी आप 2 क्वेश्चन आपके टैकल हो जा रहे थे UPSC PYQs के। ठीक है, तो ऐसे फ्यूचर में जब फिर से आऊँगा तो उससे फिर और बताऊँगा कि और किस डायमेंशन में आपको SFGs के लिए नोट्स बनाने की आवश्यकता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, और अगर अच्छा लगे तो इसके लिए कमेंट जरूर करें। कमेंट जितने जल्दी आप करेंगे उतने जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तो धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।